हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पीएचडी करना चाहते हैं और अपने विषय को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर वो चिंतित हैं कि किस एरिया में काम किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो आसानी से टॉपिक्स का चयन कर लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जिनको कि गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, उनके दिमाग में टॉपिक्स नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए आज मैं 32 टॉपिक्स पर बातचीत करूंगा। और सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इन विषय वस्तुओं को आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद चिंतन करना है कि आखिरकार आप किस विषय पर काम कर सकते हैं। ये जो भी मैंने टॉपिक लिया है, अभी कुछ महीने पहले मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा रिफ्रेशर कोर्स किया था और वहाँ पर ये टॉपिक मुझे दिखाई दिए और लगा कि इस पर काम किया जा सकता है। तो इस रिफ्रेशर कोर्स की ये एक तरीके से सफलता भी हो जाएगी और जो भी विद्यार्थी नए टॉपिक्स को लेकर खोज कर रहे थे कि कौन कौन से विषय हो सकते हैं, उनको भी एक गाइड मिल पाएगी। तो हम बात करते हैं, जो 32 टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आदिकालीन हिंदी कविता में देश। ध्यान से आपको टॉपिक को सुनना है और टॉपिक को देखने से घबराना नहीं है कि इसमें क्या कैसे करना पड़ेगा, हमें इसके लिए भी आपको बताना होगा। तो पहले आज के लेक्चर के माध्यम से पूरे टॉपिक को आप लोग देख लीजिए एक नज़र। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो मैं गूगल मीट के माध्यम से भी आप लोगों से एक तरीके से काउंसलिंग के थ्रू इस विषय को निर्धारित करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला जो विषय था आदिकालीन हिंदी कविता में देश। अब देश यहाँ पर जो शब्द हुआ है, ये राष्ट्र या देश इस तरीके से नहीं है, यानी कि उस समय के जितने भी कवि थे, चाहे वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हों, विशलदेव रासो, खुमान रासो, ठीक है, परमाल रासो, विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में देश को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर किस तरीके से कविताएं की गई हैं, उन्हीं के बारे में आपको चर्चा करनी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस टॉपिक का मतलब क्या है। अगला जो टॉपिक है आधुनिक हिंदी कविता में देश। तो आधुनिक हिंदी कविता के कुछ प्रमुख कवियों को आपको लेना है और उन कवियों की कविताओं के हिसाब से देश की जो अवधारणा है उस कविता में किस तरीके से अभिव्यक्त हुई है, उसको आपको बताना है। इसके अंतर्गत जब देश में बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि भाषा, समाज, संस्कृति सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आधुनिक हिंदी कविता में देश, भाषा, समाज और संस्कृति। मिलता जुलता ही टॉपिक है। अगला है हिंदी कविता में देश, नई कविता की भाषिक संरचना। आप देखते हैं कि हिंदी कविता और जब नई कविता की चर्चा की जाती है तो उसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखता है, ख़ासतौर से भाषा को लेकर। तो हिंदी कविता के जो प्रमुख कवि रहे हैं और बाद में आगे चलकर कविता को नई कविता कहा गया, तो उस दौर के जो भी कवि थे वो किस तरीके की कविताएं कर रहे थे और उसमें भाषा, समाज, संस्कृति को किस नज़रिए से देख रहे थे, उस पर एक टॉपिक बन सकता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है भक्तिकालीन काव्य और छायावादी कविता में देश। आप देख रहे हैं कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि भक्ति काल जो है वो स्वर्ण काल है, लेकिन जब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो छायावाद को भी स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर दो आप देख रहे हैं कि विशेष कालों का तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका आपको मिलेगा अगर आप पीएचडी का टॉपिक चुनते हैं। भक्तिकालीन काव्य और छायावादी कविता में देश। जितने भी भक्तिकालीन कवि थे, चाहे वो कबीर हों, नानक हों, रैदास हों, ठीक है, अलग अलग जो शाखाओं के कवि थे, उनकी कविताओं में तत्कालीन भाषा, समाज, संस्कृति एक देश के रूप में कैसे निर्मित हो रही थी और छायावादी कवियों में किस तरीके से देश की बात की गई। जैसे आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, निराला को पढ़ेंगे, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा को, ठीक है।
तो इनकी कविताओं में किस तरीके से देश की अवधारणा या फिर उस समय की भाषा, समाज, संस्कृति की चर्चा की गई है, तो उसका तुलनात्मक आप अध्ययन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे चिंतन करेंगे तो टॉपिक और क्लियर होगा, बाकी हम इस पे बताएंगे। अगला जो विषय है हिंदी कविता और गज़ल विधा। हिंदी कविता तो सामान्य तौर पर हम अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन गज़ल विधा को कभी कभी स्पेशल पेपर में पढ़ते हैं, कभी कभी अपने से पढ़ते हैं, या फिर मंचों पर लोगों द्वारा सुनते हैं कि दुष्यंत कुमार की गज़ल कही जा रही है या फिर अन्य जो गज़लें, ठीक है। तो गज़ल विधा में किस तरीके से जो गज़लकार हैं, कवि हैं, वो भाषा, समाज, संस्कृति को देख रहे हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। और वर्तमान समय में जब हम इस रिफ्रेशर कोर्स को कर रहे थे तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बहुत ही मशहूर गज़लकार वशिष्ठ अनूप हैं, जो कि BHU से हैं। बहुत सारे विद्यार्थी उनको जानते भी होंगे। अगर आज के दौर में अगर समकालीन गज़लकारों में नाम लिया जाएगा तो उनका नाम अवश्य रूप से लिया जाएगा। तो आपके दिमाग में बस इस टॉपिक को मैं छोड़ दे रहा हूँ। बाकी तो आप जब इस पे काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाती हैं, मिलने लगती हैं। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप काम कर सकते हैं कि गज़ल विधा में भाषा, समाज, संस्कृति को किस तरीके से कवियों ने देखने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इसको आप बना सकते हैं। छायावादी हिंदी कविता में देश, तो ऊपर आपने देखा एक टॉपिक था भक्तिकालीन कविता में देश और छायावादी कविता में देश। तो यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से, यानी कि आप विस्तार से इस पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने कविता पढ़ा होगा अरुण या मधुमय देश हमारा, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि देश शब्द की चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ने सभी ने देश के बारे में चर्चा की। सुमित्रानंदन पंत की एक बहुत मशहूर कविता है भारत माता, ठीक है। तो उस भारत माता को कैसे वो देख रहे हैं, आप जब इस पर रिसर्च करना शुरू करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी अपने दिमाग में आप टॉपिक को रखिए। अगला टॉपिक है आधुनिक हिंदी कविता में देश, मैथिली शरण गुप्त की कविता। मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, तो उनके कुछ खास रचनाओं को आप ध्यान में रखते हुए, उनको केंद्र में रखते हुए रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में देश, मैथिली शरण गुप्त की कविता। अगला टॉपिक है हिंदी कविता में देश और राष्ट्र, कवि दिनकर की चेतना में, ठीक है। दिनकर भी अपने को राष्ट्र कवि के श्रेणी में मानते थे और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। अगर मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं तो मैं डिप्टी हूँ। इस टाइप से उनका एक कथन आप पढ़ने को आपको मिला होगा। तो जब भी राष्ट्रीय चेतना की चर्चा की जाती है तो दिनकर का भी नाम आता है। तो हिंदी कविता में देश, देश जब बोला जा रहा है तो ब्रैकेट में आपके आ जाना चाहिए भाषा, समाज, संस्कृति। तो दिनकर की कविताओं में किस तरीके से सामने आया हुआ है। जितने भी टॉपिक्स का मैंने नाम लिया है, इन पर कुछ न कुछ काम पहले भी हुए होंगे, लेकिन रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई काम हुआ भी है तो उसको दोबारा देखने की कोशिश अलग नज़रिए से होनी चाहिए। यही है रिसर्च। इसी तरीके से लगातार हर विषय में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार इस टॉपिक पर या किसी विषय पर काम कर लिया है अब वो उसका कॉपीराइट हो गया, ऐसा नहीं। कोई भी उस पर काम कर सकता है। तो दिनकर को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी कविता में देश, भाषा और समाज। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कुछ खास कवियों को, जो कि हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं काम इस पर, ठीक है। अगला टॉपिक है संत कवियों का देश। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, संत कवि। जैसे ही मैं कह रहा हूँ संत कवियों का देश, तो आपके दिमाग में भक्ति काल के जितने भी निर्गुण शाखा के कवि हैं उनकी कविताएं आ जानी चाहिए। संत कवि अलग अलग क्षेत्र के थे, अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव लेते हुए, भाषा, समाज, संस्कृति का अनुभव लेते हुए वो अपने कविताओं में जाते हैं। तो आपको खोजना है कि कबीर का जो एरिया है वो भी एक देश का निर्माण करता है, नानक का एरिया है देश का निर्माण करता है, नामदेव, ठीक है, रैदास, इसी टाइप से जितने भी कवि हैं, सूरदास का अगर इसमें तो संत कवियों में नहीं आएंगे, लेकिन निर्गुण कवियों को आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए। 8-10 कवियों को आधार बनाते हुए बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है
कि संत कवियों का देश पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उनकी कविताओं के आधार पर। अगला टॉपिक है हिंदी कविता देश, समाज और संस्कृति रघुवीर सहाय के संदर्भ में। रघुवीर सहाय जिन्होंने भी भारत माता पर एक कविता लिखी हुई थी, और बाकी रघुवीर सहाय जो कि सप्तक से जुड़े हुए हैं, उनकी कविता में देश, समाज और संस्कृति को किस तरीके से देखा गया है, इस पर भी एक टॉपिक बन सकता है। तो आप लोग देखिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं इस रघुवीर सहाय पर, जिनको जो पसंद करते हैं वो इस पर काम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी कविता, भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज। इसको भी ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। हिंदी कविता में देश, भाषा और समाज, मिलता जुलता एक टॉपिक है। हिंदी कविता देश और संस्कृति, हिंदी कविता परंपरा और आधुनिकता, हिंदी कविता रीतिकाल से आधुनिक काल तक की जो भी कविताएं हैं उसमें देश को किस तरीके से देखने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं। हिंदी कविता गोरखनाथ और कबीर, गोरखनाथ और कबीर का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हिंदी कविता का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा टॉपिक बन जाएगा। हिंदी कविता में देश, जाति एवं सांस्कृतिक चेतना, ठीक है। हिंदी कविता में देश और आधुनिकीकरण, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हिंदी कविता और देश। इससे पहले जब हम छायावाद का टॉपिक आपको बता रहे थे तो उसमें जयशंकर प्रसाद का हमने कुछ उदाहरण दिया था, लेकिन आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, ठीक है, निबंध, सब कुछ आ जाएंगे। उसमें जयशंकर प्रसाद ने देश को किस तरीके से देखने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप इनके नाटकों को पढ़ेंगे तो उसमें भी गीत योजना है, ठीक है, तो उसको भी आप कविता का रूप मानकर आराम से एक टॉपिक बना सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हिंदी कविता और देश की अवधारणा कैसी रही है। अगला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता। स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में हिंदी कविताएं लिखी गई हैं, तो वो किस टाइप की हैं, टॉपिक बन सकता है। हिंदी प्रगतिशील कविता में देश, प्रगतिशील कविता, जब आप प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो उसी के समानांतर प्रगतिवाद को प्रगतिशील भी कई बार कह दिया जाता है। तो उस ज़माने में जो भी, जैसे नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनकी कविताओं में किस तरीके से देश की अवधारणा बनी हुई है, भाषा, समाज, संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है, उसको एक टॉपिक आप बना सकते हैं। अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक नायक राम और हिंदी कविता। सांस्कृतिक नायक राम और हिंदी कविता, तो इसको आप पौमचरियों से शुरू कर सकते हैं। स्वयंभू के पौमचरियों से शुरू करके राम को केंद्र में रखते हुए जितने भी महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, लंबी कविताएं लिखी गई हैं, उनको एक आप टॉपिक बना सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक ये भी हो सकता है, सांस्कृतिक नायक राम और हिंदी कविता। तो इसको आप आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक जितनी भी अभी तक रचनाएं की गई हैं एक बना सकते हैं इस पे टॉपिक, ठीक है ना। अगला टॉपिक है 21वीं सदी की हिंदी कविता में स्वर, मतलब जो 21वीं सदी चल रही है इसमें जितनी भी हिंदी कविताएं लिखी जा रही हैं उनका स्वर क्या है, जिसमें कि आप विमर्शों को भी रख सकते हैं और जो भी पारंपरिक ढंग की कविताएं आ रही हैं, अलग अलग जो स्वर कविताओं के माध्यम से कवियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन्हीं को आपको केंद्र में रखना है, ठीक है। हिंदी कविता में देश, भाषा, समाज और संस्कृति, ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुकी है। हिंदी कविता और स्त्री दृष्टि, हिंदी कविता और स्त्री दृष्टि, जैसे शुरुआत में आप देखेंगे कि मीराबाई मध्यकाल में हो गई और इसके बाद छायावाद में महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। इसके बाद सारी महिलाएं एक तरीके से उपेक्षित हैं या फिर उन पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर लिया, ठीक है ना। तमाम छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं या फिर सुमन राजे का जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है उसको आधार बनाते हुए लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया है। बहुत रिसर्च हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अब केवल मीराबाई और महादेवी वर्मा को ही हम लोग जानते हैं। तमाम तरीके की कवित्रियों का नाम आपने सुना होगा, अंडाल का नाम सुना होगा, ठीक है। रीतिकालीन कुछ कवित्रियाँ हैं जो कि वो भी लिखती थी। धीरे धीरे किताबें आई हुई हैं
तो एक दृष्टि से आप बना सकते हैं टॉपिक हिंदी कविता और स्त्री दृष्टि। इसके बाद जो है द्विवेदी युगीन हिंदी कविता में देश और समाज। ठीक है, द्विवेदी युग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो उस ज़माने में हिंदी कविता के माध्यम से देश, भाषा, संस्कृति और समाज को किस तरीके से कवियों ने देखने का प्रयास किया है, उसको आप एक टॉपिक बना सकते हैं। मुक्तिबोध की कविता में देश। मुक्तिबोध की कविताओं को लेकर प्रायः यही सवाल उठाया जाता है कि इनकी कविताएं कठिन हैं, इनके जो भी बिंब सामने उभर कर आते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। तो मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के माध्यम से किस देश को सोचा था, उनकी भाषा, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक आप बना सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर कि रिसर्च किया जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी मैंने देखा है 32 नंबर तक सीरियल दिया हुआ है। तो इसमें से कुछ टॉपिक जो थे, 2-3 टॉपिक एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। तो मोटे तौर पर मैं मानूँ तो मैं इस लेक्चर में कुल 30 टॉपिक्स पर चर्चा किया। अगर इसमें से कोई 5-6 टॉपिक्स पर भी अगर प्रपोजल अपना रखता है तो अच्छा काम किया जा सकता है उस पर। बाकी आप लोग इस पर चिंतन मनन करिए, क्योंकि सबका जो रुचि का क्षेत्र है वो अलग अलग ढंग का है। हमारा काम था बताना और आपका काम है उस पर चिंतन करना, उसको स्वीकार करना, इसके बाद मन बनाना। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि टॉपिक्स लेने के लिए लोग ले लेते हैं लेकिन उसको आखिर चरण तक नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत दिक्कत होने लगती है। पीएचडी में एडमिशन लेना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन है पीएचडी को जमा करना। ठीक है ना, कई बार लोग हार मान लेते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं, या फिर जब लिखने बैठते हैं तो एक एक वाक्य लगता है कि वर्षों से लिख रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है। ख़ासतौर से पीएचडी का पहला पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो हमेशा लगता है कि अधूरा ही है, इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता था। तो मुझे लगा कि रिफ्रेशर कोर्स के दौरान जितने भी टॉपिक्स हमने अपने टीचर्स के माध्यम से सुना, देखा और इस पर अलग अलग लेक्चर्स भी लोग दिए हैं, मैंने कुछ नोट्स किया हुआ है। अगर आप लोग मन बनाएंगे तो उस नोट्स के आधार पर गूगल मीट द्वारा मैं आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं, एक वही माध्यम है। बाकी तो ऑफलाइन क्लासेज तो है नहीं, बाकी जो भी आसपास के लोग हैं वो सामने से भी बातचीत कर सकते हैं, वो एकदम से आखिरी है। बाकी उम्मीद है कि सारे विषयों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, फिर लिख देंगे। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि रिसर्च का भी एरिया एक रसी हो गया, विमर्शों पर केंद्रित हो गया है। ठीक है ना, और ख़ास कुछ कवियों के ऊपर केंद्रित हो गया है। लेकिन इस टाइप से भी थोड़ा सा नए दृष्टिकोणों से काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तो तैयारी करते हैं, साथ में उच्च शिक्षा में भी जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही मानकर चलता हूँ कि आप लोग प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी सभी क्षेत्रों से यहाँ जुड़े हुए हैं और आपको उम्मीद है कि कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। और मिलेंगी क्यों नहीं, क्योंकि वर्षों से मैंने इन क्षेत्रों में काम किया है, अनुभव भी है और मुझे बताने में इंटरेस्ट भी आता है कि आप लोगों को सही सलाह दी जाए। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और बाकी इन विषयों पर ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर चाहते हैं कि इस पर काम किया जा सकता है तो उनसे संबंधित टॉपिक्स आप नीचे कमेंट्स करेंगे और फिर उसके आधार पर कुछ किताबों को बताया जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना रिसर्च करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।